नमस्कार। मैं डॉक्टर पुनीत कुमार, रीजनल साइंस सिटी लखनऊ द्वारा विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपको विदित है कि हमारी इस आज की वार्ता का शीर्षक साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड स्किल है। तो विषय वस्तु पर जाने से पहले एक प्रस्तावना के रूप में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या होती है और इनोवेशन क्या होता है, सर्वप्रथम ये जानेंगे। और ये आपस में कैसे लिंक्ड हैं और कैसे इनकी मदद से हम अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। और जीवन स्तर सुधरेगा तो हमारे देश की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। संपूर्ण वार्ता का, चूंकि हाल ही में अभी नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी आई है, तो मेरी वार्ता का केंद्र ये नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी भी रहेगी। मैं शुरुआत करना चाहूंगा संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रताम, यानी विद्या विनय देती है। विद्या मीन्स नॉलेज। विद्या से मेरा मतलब एजुकेशन नहीं, नॉलेज है। एंड विनय से पात्रता आती है, एबिलिटी। एंड एबिलिटी से धन आता है। जब आप एबल होंगे तभी आपको जॉब मिलेगी, और जब जॉब मिलेगी देन ऑफ कोर्स यू विल बी हैविंग द मनी इन योर हैंड। आपके हाथ में धन आएगा और धन से आपको सुख की प्राप्ति होती है। ये मेटेरियलिस्टिक सुख की बात कर रहे हैं जो कि हम लोग देखते हैं आजकल। तो आप ये देखें कि ये संस्कृत का श्लोक बहुत ही प्राचीन श्लोक है और आज की हमारी भावनाओं में भी बिल्कुल खरा उतरता है। जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी शब्द सुनते हैं और सुनते आए हैं इतने सालों में, तो उसके साथ साथ हमने कुछ और शब्द भी सुने हैं, जैसे इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, और किस तरीके से ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे दैनिक जीवन को इफेक्ट करती है। और साथ ही साथ ज्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होने से हमारे दैनिक जीवन पे क्या असर पड़ रहा है, हमारे पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है, इन सब बातें हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन एक शब्द नया सुनने में आया है कुछ ही वर्षों से, इनोवेशन। तो बेसिकली इनोवेशन क्या है? इनोवेशन एक कोई भी नई सोच या नई विचार या नया आइडिया, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, नई सोच या नई विचार, इनोवेशन कहा जाता है। ये कई तरीके का हो सकता है इनोवेशन। तो सर्वप्रथम ब्रॉडली हम जो क्लासिफाई करते हैं इनोवेशन को, या कि वो या टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल। इनोवेशन जो है दैट लीड्स टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और नॉन टेक्निकल है यानी कोई ऐसा आइडिया है जिसका तकनीक से मतलब नहीं है, परंतु हमारे जीवन को, जीवन यापन में कुछ चेंज ला सकता है ये आइडिया। तो अगर हम इनके साइज ऑफ इम्पैक्ट के हिसाब से इनको क्लासिफाई करें, तो सर्वप्रथम इंक्रीमेंटल होंगे। इंक्रीमेंटल अर्थात बहुत कम समय और बहुत कम साइज ऑफ पॉपुलेशन को वो आइडिया इफेक्ट करता होगा, और उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट सोसाइटी पे नहीं पड़ेगा। दूसरा जो क्लास होगा तो वो है ट्रांसफॉर्मेटिव, जो कि सब्सटेंशियल चेंज लाएगा। वो इनोवेशन, नए आइडियाज आएंगे और नई टेक्नोलॉजी कुछ डेवलप होगी। और तीसरा जो है वो रेडिकल, यानी कि वो आइडिया एक नया आंदोलन पैदा करेगा। वो सोच एक नई सोच को जन्म देगा, और कुछ ऐसा आएगा कि बहुत ही लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उससे इफेक्ट होगा। तो जो प्रोसेस होता है एक आविष्कार का, वैज्ञानिक और जनता तक कैसे पहुंचता है, एक जनमानस तक, तो ये होता है कि पहले रिसर्च होती है, R&D के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग में जाती है चीज,
जैसा अभी आपने कोविड वैक्सीन के केस में देखा, पहले उस पे रिसर्च हुई, उसे ट्रायल्स हुए, वो भी आर एंड डी का पार्ट होते हैं, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे गई, और फिर मार्केटिंग। मार्केटिंग ये नहीं, मार्केटिंग चाहे सरकार के माध्यम से हो, सरकार उसको आम आदमी यूजर तक पहुंचाए, चाहे वो एक प्राइवेट कंपनी का मार्केटिंग नेटवर्क हो, उसके जरिए वो यूजर तक पहुंचे। यही चीज अन्य रूप में भी ले सकते हैं कि अगर हम एक साधारण आदमी किसी दुकान पे गया, कोई अपनी आवश्यकता नहीं, उसको नहीं पता लगी, वो उसके लिए एक चीज मांगने दुकानदार के पास गया, और दुकान पे वो चीज अवेलेबल नहीं है, अभी किसी ने उस चीज का मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं की, तो दुकानदार अपने होलसेलर को, होलसेलर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उन तक वो पहुंचाएगा कि कस्टमर ऐसी चीज डिमांड कर रहे हैं, तो वो कंपनीज उस पे आर एंड डी करके और उसको मैन्युफैक्चर करेंगी, जो कि तब यूजर तक पहुंचेगी। जैसा कि हम लोग कहते आए हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो ये आवश्यकता से भी आविष्कार होगा, और वो फिर आम आदमी तक पहुंचेगा। तो इस तरीके की ये जो आविष्कार और आम आदमी तक पहुंचने की श्रृंखला है, ये लीनियर मॉडल्स कहलाती हैं। अब हम इसी चीज को अगर कॉम्प्लेक्स उसमें देखें कि अगर ये हमारा इनोवेटिव आइडिया जो है वो आर एंड डी, मैन्युफैक्चरिंग, एक सप्लाई नेटवर्क के साथ, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, प्रॉपर एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ अगर आएगा, डेवलप होके, फुली डेवलप होके, तो वो एक नेशनल इनोवेशन सिस्टम फॉर्म करेगा, जो कि एक आम आदमी को धीरे धीरे इनोवेशन कैपेसिटी को बढ़ाएगा, उसके एक चिंतन की तरीके को बदलेगा, और कुछ नया सोचने, नया करने की इच्छा को जागृत करेगा। तो जब इस तरीके की एक थिंकिंग आएगी कि सब नया कुछ हो रहा है, कुछ नया करना है, जैसे हमने कहा, मैंने पहले बताया कि नेसेसिटी से भी इनोवेशन स्टार्ट होता है, और दोनों तरीके से इनोवेशन होता है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, जब नया इनोवेशन होगा, नए आइडियाज आएंगे, नई आवश्यकताएं आएंगी, तो इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन विल रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ जॉब्स। तो हमारी जनसंख्या इतनी है कि जॉब्स की जरूरत हमको हमेशा रहती है। तो जब नई जॉब्स क्रिएट होंगी, नए लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उनका जीवन का स्तर इंप्रूव होगा, और उससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। अब यही कैपेबिलिटीज, जैसा हम लोगों ने अभी इनोवेशन की बात की, लेकिन इनोवेशन को लाने के लिए, इनोवेशन, इनोवेटिव आइडिया को क्रियान्वित करने के लिए हमारे पास कुछ कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सर्वप्रथम कौन सी कैपेबिलिटी है? साइंटिफिक कैपेबिलिटी। साइंटिफिक कैपेबिलिटी मींस कि हम कैसे सीखने की इच्छा, हमारे जो सोचने का ढंग है वो साइंटिफिक हो, यानी सिस्टमेटिक हो, हम सिस्टमेटिक रूप में सोचें, जो भी सोचें उसके पीछे कोई रीजन हो। सेकंड है इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, यानी जो हमने सोचा है उसको कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं, ये इंजीनियरिंग हमारे मन में होनी चाहिए, इस तरह की सोच डेवलप होनी चाहिए। और थर्ड है टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, यानी कि जो हमारी सोच है उसको प्रैक्टिकल जामा पहनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसको डेवलप करने की भी सोच हम में होनी चाहिए। और जो चौथी है वो है इनोवेटिव कैपेबिलिटी। इनोवेटिव कैपेबिलिटी तभी आएगी जब हमारी सोच सिस्टमेटिक होगी, साइंटिफिक होगी, और साथ ही साथ हम उसकी तकनीक को डेवलप करने के बारे में सोचने लायक होंगे, तभी इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। इनोवेटिव आइडियाज में मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा जरूर, कि आप सब लोग ग्रेविटी, न्यूटन के ग्रेविटी के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो
न्यूटन ने कहा कि सेब जब टूटता है अपने पेड़ से तो वो नीचे गिरता है, और वो ऐसे नीचे क्यों गिरता है कि उसको अर्थ का ग्रेविटी का फोर्स पुल करता है अपनी तरफ। तो ऐसा तो नहीं था कि न्यूटन साहब से पहले सेब ऊपर जाता था, सेब तो पहले भी नीचे गिरता था। तो न्यूटन ने ही ग्रेविटी का सिद्धांत दिया। वो कैसे दिया? न्यूटन ने पहले ऑब्जर्व किया कि सेब नीचे आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। ये उसकी एक सिस्टमैटिक थिंकिंग थी, जिसे मैं साइंटिफिक कैपेबिलिटी यहां कह रहे हैं। फिर उसने अपनी नॉलेज जो उसने थी कि कोई फोर्स होता होगा, इसका मतलब उसको पता था कि फोर्स नाम की कोई भी एक विषय वस्तु होती है, एक बल बल कहीं लगता है, उसको एक नॉलेज थी बेसिक फिजिक्स की। तो उसने फोर्स का कॉन्सेप्ट वहां लगाया और फोर्स का डायरेक्शन उसने बताया कि वो नीचे की तरफ होगा। तो उसने अपनी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी भी उसमें यूज की, और फिर उनको मिला के जो उसने आइडिया दिया वो इनोवेटिव आइडिया था। वो उससे पहले किसी के दिमाग में नहीं आया था, इसलिए हमने उसको इनोवेटिव आइडिया कहा। तो ऐसा नहीं है कि इनोवेटिव आइडिया एक ऐसा हो कि जो कि एग्जिस्ट ना करता हो पहले। इनोवेटिव आइडिया वो है जो इनोवेटिव नया आइडिया आप लोगों के सामने रख रहे हैं। प्रोसेस पहले से एग्जिस्ट करता है, उसका एक्सप्लेनेशन आप रख रहे हैं, और उससे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं ये आप बता रहे हैं। अब हम देखेंगे कि देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस पहले, अब हाँ, पहले सबसे पहले साइंटिफिक कैपेबिलिटी थी। तो साइंस एक बेसिक एंटिटी, एक बेसिक आइडिया देती है कि क्या क्या चीज पॉसिबल है। और चूंकि साइंस की उत्पत्ति कहां से हुई है? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल वॉज अ फिलोसोफर। तो बेसिकली साइंस हैज कम फ्रॉम थिंकिंग। आदमी की चिंतन की शक्ति से साइंस पैदा हुई है, और वही चिंतन एक सिस्टमेटिक रूप में है तो प्योर साइंस है। इस साइंस को क्रियान्वयन करने के लिए जो चीज चाहिए वो है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और ये पूर्ण रूप से जब साथ में काम करता है तब सस्टेनेबल और इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है सोसाइटी का। अब आप यहां देखें, साइंस है क्रिएशन ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और इनोवेशन है एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल के लिए साहब मोबाइल बैंकिंग ले लीजिए। साइंस ने बैंकिंग बताया, किस तरीके से सिस्टमैटिक बैंकिंग एक साइंस डेवलप हुई, किस तरीके से हम पैसा बचाएंगे, किस तरह से उसका हिसाब रखेंगे, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, पूरी अकाउंटिंग साइंस डेवलप हुई। टेक्नोलॉजी उसमें आई कि हम इसको कंप्यूटर पे कैसे लेजर को मेंटेन करेंगे, और फिर उसको रियल टाइम में मेंटेन करके कि यूजर डायरेक्टली लेजर से इंटरफेस कर सके। वो इनोवेटिव आइडिया आया, तब आपको मोबाइल बैंकिंग और एटीएम की सुविधाएं मिली। अब हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं, जो कि सेंचुरी ऑफ नॉलेज कही जाती है। अब चूंकि हम लोग डेवलपमेंट की बात साथ साथ कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ समाज की कैसे होती है? समाज भी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो समाज भी बदलेगा, समाज की भी ग्रोथ होगी और इकोनॉमिक की भी ग्रोथ होगी। आप नीचे के देखिए, पहले जैसे हम कहते हैं अन्नदाता सबसे नीची सीढ़ी पे, जो कि अनाज पैदा करता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल्स पैदा होते हैं, अन्नदाता कहलाता है। वहां से वो प्रोडक्ट्स आते हैं इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्रियली वो प्रोसेस होके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के रूप में बनते हैं, और उनसे फिर हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, डेटा गैदर करते हैं, वो
इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के रूप में हम उनको डेवलप करते हैं उसके बारे में, और दैट अल्टीमेटली लीड्स टू नॉलेज। जितना कुछ हो रहा है उस सब को कंपाइल करके हम ये देख लेते हैं कि आज ये हो रहा है, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस आ रहा है, जो गन्ने की पैदावार हुई, कितनी हुई, किस प्रजाति की कितनी हुई, किस एरिया में कितनी हुई। तो उससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गन्ने की कौन सी प्रजाति सबसे फायदेमंद है, किस क्लाइमेट में की जाए तो ज्यादा फायदेमंद है। तो ये सब फीडबैक जब वापस नीचे आते हैं तो वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो प्रोडक्शन फिर इंक्रीज होता है, उससे जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं फिर वो उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी आके उनको और एनहेंस करती हैं। इस तरीके से वो एक साइकिल है जो कि ग्रो करती है, और उस ग्रोथ में दोनों सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों ग्रो करती है। अब आप देखें कि दो लोग हैं, एक नॉलेज क्रिएटर्स हैं, एक नॉलेज यूजर्स। अगर हम ये देखें कि दोनों को रोल को डिवाइड करें पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, तो पब्लिक सेक्टर में जो नॉलेज क्रिएशन है वो बेसिक साइंटिफिक रिसर्च है, और उस साइंटिफिक रिसर्च का यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, चाहे स्टूडेंट के माध्यम से हो चाहे एनजीओ वगैरह के माध्यम से, जनमानस तक उसकी जानकारी देना, वो नॉलेज क्रिएशन और नॉलेज यूज। लेकिन इस साइंस, बेसिक साइंस के डेवलपमेंट में और उसको पब्लिक तक पहुंचाने में, उस साइंस को पहुंचाने में, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने में कोई प्रॉफिट नहीं होना है। इसलिए वहां पे कोई प्राइवेट सेक्टर इंटरवीन ना करता है ना करना चाहता। हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कभी कभी वो इंटरवेंशन होता है, लेकिन वो बहुत कम। तो प्राइवेट सेक्टर जो है उनका नॉलेज क्रिएशन जो है वो R&D के फॉर्म में होता है, कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाएं कि वो मार्केट में compete करे। देखिए, आप पब्लिक सेक्टर सोसाइटी पे स्ट्रेस कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी पे स्ट्रेस कर रहा है। बेसिक साइंस की जो नॉलेज पब्लिक सेक्टर ने प्रोड्यूस की उसको यूज करके वो टेक्नोलॉजी को एनहेंस कर रहा है और अपने प्रोड्यूस को अच्छा से अच्छा बना रहा है। हाँ, उसको ये पता है जब हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो हमको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। अब हम इंडिया के टर्म्स में आते हैं, तो इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज आई, वो पहली आई 1958 में, दूसरी 1983 में, तीसरी 2003 में आई, चौथी 2013 में, और भी पांचवी 2020 में आखिरी में आई। जो सर्वप्रथम 1958 में पॉलिसी आई, उसका एम था कि टू प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च। प्रमोट कल्टीवेशन ऑफ साइंस के मतलब हम बेसिक साइंस से लेकर, एक कल्टीवेशन का मतलब है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कि कैसे हमारे कंट्री में साइंस प्रोग्रेस करेगी, रिसर्च कैसे प्रोग्रेस करेगी, और वो कैसे आम आदमी तक पहुंचेगी। फिर जो 1983 में पॉलिसी आई, उसमें जो स्ट्रेस दिया गया कि वो था कि अटेन टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ रिलायंस। कि जो इतने सालों में 58 से 83 में आपने देखा होगा भारत में ज्यादातर रिसर्च लैब्स एस्टेब्लिश इसी पीरियड में हुई थी। जो इनका रिसर्च आउटपुट होगा वो कैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में सहयोग करेगा, और अंततः हमको सेल्फ रिलायंस, हम दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंस कम हो, हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़े। फिर जो 2003 में पॉलिसी आई, वो सेंटर्ड थी ऑन द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में
इतना पक्का है कि जब R&D आपको एक अच्छे लेवल की करनी है तो यू नीड मनी फॉर इट। आपको लैब्स अच्छी चाहिए, आपको उसके लिए बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा चाहिए, एक आपको मैन पावर अच्छी चाहिए, एक ट्रेन्ड मैन पावर जो कि उसमें अच्छे अच्छे आइडियाज ला सके, उनको क्रियान्वित कर सके। तो ये अकेले गवर्नमेंट का पॉसिबल नहीं है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी R&D प्रमोट करने की स्ट्रेस दिया गया। 2013 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई वो थी कि साइंस को जनता तक कैसे पहुंचाएं, जनता और साइंस के बीच का गैप कम करने की, और ऐसी रिसर्च हो जो कि जनता को डायरेक्ट, एक आम आदमी को बेनिफिट करे। अभी अभी 2020 में हमारी नई पॉलिसी आई है जिसको STIB यानी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 हम लोग कहते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये 4 ट्रैक पे चलने वाली पॉलिसी है, और चूंकि 4 ट्रैक पे चलेंगे तो एक कोऑर्डिनेशन एजेंसी भी चाहिए होगी आपको। तो कोऑर्डिनेशन एजेंसी साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेंगे इसमें, और जो 4 ट्रैक्स हैं साइंटिफिक एडवाइजर के साथ साथ नीति आयोग DST भी कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। तो जो पहला ट्रैक है वो पब्लिक इंटरफेस का है कि कैसे पब्लिक साइंस से साइंटिस्ट और पब्लिक के बीच के ब्रिज को कैसे पाटा जाए, और कैसे साइंटिस्ट डायरेक्टली पब्लिक को क्या चाहिए ये जान सकें और उसी के अनुरूप वो सोचें, और जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है वो हो। जो सेकेंड ट्रैक है उसमें जो आवश्यकताएं हैं उनको एक ग्रुप्स में बांट दिया जाए, और उन्हीं हिसाब से साइंटिस्ट के थीमेटिक ग्रुप्स डिजाइन कर दिए जाएं, एक्सपर्ट्स के ग्रुप्स बना दिए जाएं जो कि उन आइडियाज पे काम करें, उनको उन जरूरतों पे काम करते हुए डेवलपमेंट करें। थर्ड ट्रैक जो है वो वेरियस गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और राज्यों को तालमेल के लिए है। और फोर्थ ट्रैक जो है वो जितने भी इंस्टीट्यूशनल कोहेरेंस है और जितने भी हमारे 3 ट्रैक्स जो हैं उनके जो भी आउटपुट हों उन सबको इंटीग्रेट करें। तो इसमें जो सबसे पहला जो एक रिवॉल्यूशन है वो है नॉलेज बैंक, क्रिएशन ऑफ अ नॉलेज बैंक। सो साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ऑब्जर्वेटरी की एक प्रस्तावित है जो कि एक रिपोजिटरी का काम करेगी, जहां पे साइंस से संबंधित जितने भी डेटाबेसेस हैं, जितने भी रिसर्च इंडिया में हुई हैं, रिसर्च पेपर इंडियन साइंटिस्ट के, उस डिपॉजिटरी में रहेंगे। साथ ही साथ अभी क्या होता है कि कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने रिसर्च जर्नल सब्सक्राइब करता है और वो वहां के साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं वहां पे उनको सुलभ होता है। हर इंस्टीट्यूट एक सेक्शन ऑफ जर्नल सब्सक्राइब करता है, ये एक इंस्टीट्यूट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे जर्नल सब्सक्राइब करें। तो ये डिसाइड किया गया है कि कंट्री एज अ होल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सक्राइब करेगी जर्नल, और वो हिंदुस्तान के सभी साइंटिस्ट को एसेसिबल होंगे। वो जर्नल्स और वो डेटा सबको एसेसिबल होगा, और इसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया जाए। एक पोर्टल जो कि जितने भी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स इंडिया में अवेलेबल हैं, हर लैब में अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट हैं, उनका एक पोर्टल ISTEM करके ऑलरेडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के तत्वाधान में बन चुका है। जो सेकंड इसका अहम जो ध्यान देने वाली चीज है वो है फंडिंग एस्पेक्ट। तो
साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अब तक क्या होता था कि ज्यादातर जो रिसर्च स्कीम्स आती थी वो केंद्र सरकार की होती थी, या वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ही प्रायोजित होती थी, या रिसर्च एटॉमिक एनर्जी या स्पेस साइंस जो भी मंत्रालय थे उनसे संबंधित ही रिसर्च होती थी। और सारे मंत्रालय रिसर्च में प्रमोशन में नहीं एंगेज रहते थे। तो अब ये कहा गया है कि हर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का रिसर्च को प्रमोट करेगा और अपने बजट का कुछ हिस्सा रिसर्च के लिए रिजर्व रखेगा। और साथ ही साथ राज्य सरकारों से भी अपेक्षा की गई है कि वो अपने राजस्व का कुछ अंश रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रखेंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि इंटीग्रेशन, तो उसके लिए रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सीलेंस फ्रेमवर्क्स डिजाइन किए जाएंगे जो कि रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करेंगे। उसके आउटपुट और आवश्यकताओं के अनुरूप है कि नहीं रिसर्च, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो आवश्यकता जो थी उसी के अनुरूप हो रही है कि नहीं, ये इंटीग्रेशन का काम भी किया जाएगा। अगला जो अहम ध्यान देने योग्य बात है इसमें वो है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भरता इन द सेंस कि हमारी जो भी साइंस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो वो इतना हो कि अगर हमको बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट भी करनी पड़ रही है तो हमारी किसी एरिया में इतनी हो कि हम उतनी एक्सपोर्ट कर दें। हम सारे एरियाज में मास्टर तो नहीं हो सकते ना, तो किसी एक में इतने ज्यादा मास्टर हो कि जो दूसरे में कमी है उसको मतलब आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते, सेल्फ। अगला जो ध्यान देने योग्य बात है वो है कम्युनिकेशन की। कैसे जो वैज्ञानिक सोच है वो आम आदमी में डेवलप की जाए और कैसे जो हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं वो कैसे आम आदमी तक पहुंचाई जाए। आप लोगों को सबको पता है कि टेलीविजन और रेडियो एक प्रचलित माध्यम है, इनके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है वो की ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल पे की कार्य करती आई है विभिन्न माध्यमों से। इसके साथ ही साथ एनजीओस को भी और सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स को भी गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है ताकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स हैं वो आम जनता तक पहुंचा सके और जो आम जनता की आवश्यकताएं हैं वो साइंटिस्ट तक पहुंचा सके। इसके लिए साइंस कम्युनिकेटर्स का अहम रोल होगा जो कि सोसाइटी, साइंटिस्ट, जो जर्नलिस्ट के बीच की एक कड़ी होंगे। साइंटिस्ट से भी वो वार्ता करेंगे, साइंस जर्नलिस्ट से भी वो टच में होंगे और प्रेस से भी। तो एक बेसिकली वो साइंस कम्युनिकेटर्स जो होंगे they will be in touch with all the people who are engaged in science and technological development, or they will play a role of a communicator। आवश्यकता बताएंगे साइंटिस्ट को, साइंटिस्ट की उपलब्धि बताएंगे जनमानस को। अब आते हैं एजुकेशन एंड रिसर्च पे। जैसे हमने कहा आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भरता की एक भावना हमको पैदा करनी होगी। इसके लिए जो आत्मनिर्भर है यानी हमें स्टूडेंट्स में भी एक प्रमोट करना होगा कि यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंस। उसके लिए उनको जो क्वालिटी डेवलप करनी है वो है आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मचिंतन। आत्मचिंतन, देखिए चिंतन जहां भी साइंस होगी वहां चिंतन जरूर होगा। बिना चिंतन के विज्ञान नहीं हो सकता, नए आइडियाज नहीं आ सकते, नई चीज डेवलप नहीं हो सकती। अब जो
बच्चों के मन में जो विचार आएंगे उनको क्रियान्वित करने के लिए एक स्ट्रेटेजी हर लेवल पे बनाई जानी चाहिए। इसके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम डिजाइन किया जाएगा और एक साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी गवर्नमेंट लाना चाहती है, जिससे कि अंतर्गत कि कोई भी स्टूडेंट्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के होंगे वो हमारी जो साइंटिफिक लैब्स हैं उनके टच में उनसे एक्सपोजर पा सकें। क्योंकि बच्चा साइंस के प्रति मोटिवेट तब होता है जब वो रिसर्च होते हुए देखता है। छोटा बच्चा जो कि क्लास में आपने हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोगों को साइंस में इंटरेस्ट डेवलप होना कब शुरू हुआ? जब हम लैब में गए, हमने एक्सपेरिमेंट अपने हाथ से करके देखे थे, एक्सपेरिमेंट में कहाँ क्या हो रहा है ये खुद देखा, तब इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो अगर वही हमें बच्चा अगर रिसर्च लैब की विजिट करके रिसर्च लैब में किस तरह रिसर्च होती है होती हुई देखेगा, तो उसका मोटिवेशन और वे ऑफ थिंकिंग अलग होगा। अब फिफ्थ जो सबसे मतलब इसकी जो फीचर है वो ये है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं सहभागिता गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की कितनी होती है रिसर्च में इंडिया में, वो डेटा है। अब जितनी भी बातें हमने की, अभी हमने बात की थी एबिलिटी की, ट्रेनिंग की, कॉम्पिटेंस, लर्निंग, नॉलेज, सब की बात, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ये सब मिलके बनाते हैं स्किल। जब हम में नॉलेज होगी कुछ करने की, हम में इच्छा होगी, हमारे पास नए आइडिया आएंगे, तभी हम नई चीज डेवलप कर पाएंगे, नई तकनीक विकसित कर पाएंगे, वो कहलाएगी स्किल। इसीलिए कुछ सालों से आप सुनते आए हैं स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नॉलेज, और उससे फिर हम कॉम्पिटेंस लाएंगे। जब नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे तभी हम में कॉम्पिटेंस आएगा। जब कॉम्पिटेंसी आएगी विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेनिंग, तभी हम में एबिलिटी होगी और हम उससे फिर ग्रो करेंगे। तो स्किल इज नॉट जस्ट कि हम गए और कोई ट्रेनिंग ली तो स्किल डेवलप होगी, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग इज वन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द स्किल। ट्रेनिंग के अलावा भी हमको कॉम्पिटेंसी तो खुद में डेवलप करनी है। जो हमने सीखा है वो लर्निंग और नॉलेज, लर्निंग से जो नॉलेज एक्वायर की है और जो ट्रेनिंग का हमने प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया है, उन सब से जो एबिलिटी हुई है, दैट इज स्किल। और उस स्किल से दैट विल लीड टू ग्रोथ। सो इनमें किसी एलिमेंट को हम आइसोलेट नहीं कर सकते। तो हमने ये देखा कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है उससे हमको एजुकेशन भी इम्पार्ट होगी, और उस एजुकेशन का साइंस टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन में, ट्रेनिंग के कॉम्बिनेशन में स्किल डेवलप होगी, और स्किल डेवलपमेंट से हमको रोजगार मिलेंगे, उससे ग्रोथ होगी और उसी से इकोनॉमी, इंसान की एक लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, और उस लिविंग स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होने से इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। दिस इज व्हाट द इम्पैक्ट, व्हाट द टाइटल मेंट। हमारा जो आज का विषय था वो भी यही था। मैं आशा करता हूं कि इस वार्ता से कुछ आपने नया सीखा होगा, और मैं अंत में आपको ये दिखाना चाहूंगा कि सारे फोर्सेस, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग जो कि नई पॉलिसी डिजाइन करते हैं, पब्लिक ओपिनियन जो कि अब की स्ट्रेस बहुत दी गई है, मार्केट फोर्सेस की रिसर्च कैसी होनी चाहिए, जिसकी आवश्यकता है वैसी रिसर्च होनी चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज प्रोडक्शन, ये सब मिलके ही सोसाइटी में साइंस को बढ़ावा देते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और धन्यवाद आप सबका।
मुझको सुनने के लिए। और भविष्य में भी अगर आपको कोई भी इंटरेक्शन चाहें तो आप मुझको संपर्क कर सकते हैं। और मैं साथ ही साथ रीजनल साइंस सिटी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राज मल्होत्रा जी और एवं विकास जी तथा राम जी, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझको आपके समक्ष अपने विचार रखने का ये सुअवसर दिया। धन्यवाद।